नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ बांग्लादेश, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और इंस्टीट्यूशन। नंबर 1 पे आता है स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट। जो बांग्लादेश की पार्लियामेंट है वो यूनिकैमरल है, जो 300 मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं फॉर सिंगल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के तहत, यानी कि जिस बंदे के पास ज़्यादा मेजोरिटी के वोट आते हैं वो वोट लेके जो है पार्लियामेंट का मेंबर बन जाता है। पाकिस्तान की तरह नहीं, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में अपर हाउस और लोअर हाउस है और उसका सेनेट और नेशनल असेंबली नहीं। बांग्लादेश में एक ही हाउस है और वो 300 मेंबर्स पे कंसिस्ट करता है, जिनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है सिंगल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी कि और इसमें ये होता है सिंगल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे कि एक हल्के से जो है वो 2 से 3 लोग जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से जो है खड़े होते हैं और फिर हम उनको वोट डालते हैं, और जो मेजोरिटी वोट होता है, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब है जो मेजोरिटी वोट लेता है वो अपनी सीट को सिक्योर कर लेता है, वो पार्टी उस हल्के से जीत जाती है। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1972, उसके तहत, यानी उसके आर्टिकल 65 के तहत जो है ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। उसके बाद समटाइम ऐसा भी होता है कि जैसे पाकिस्तान में अलायंस गवर्नमेंट बन जाती है, इसी तरह बांग्लादेश में भी जो है पार्लियामेंट के अंदर अलायंस बन सकती हैं, और जो स्मॉलर पार्टीज़ होती है वो मेजॉरिटी पार्टीज़ के साथ जो है वो अलायंस कर लेती है, और इस तरह जो है गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो जाती है। अच्छा, अब इसमें जो है जो रिज़र्व सीट्स हैं औरतों की वो रखी गई हैं, लेकिन जो रिज़र्व सीट है पार्लियामेंट में उन उन औरतों को उस सीट के लिए जो रिमेनिंग 300 एमपीज़, यानी कि मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है, उनको वोट कास्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 3 से 4 औरतें जो हैं अपनी रिज़र्व सीट पे खड़ी हुई हैं फॉर एग्जांपल, तो 300 जो अदर्स एमपी है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको उन औरतों के लिए जो है वोट कास्ट करने हैं, और ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है फॉर द वुमेन ऑन रिजर्व सीट। और इसकी जो ये सिस्टम है इसके लिए बहुत ज़्यादा अपोजिशन भी हो चुकी है, और औरतों ने बहुत ज़्यादा डिमांड भी की है कि डायरेक्ट इलेक्शन हो, जो उनकी रिजर्व सीट दी जाती है, जैसे पाकिस्तान में भी नेशनल असेंबली में रिजर्व सीट्स होती हैं, इसी तरह बांग्लादेश में वुमेन भी कहती हैं कि जो हमारी रिजर्व सीट है उसमें डायरेक्ट इलेक्शन हो, हमें जो है एमपीएस जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो इलेक्ट ना करें बल्कि आवाम करें। अच्छा, और इनिशियली जो रिज़र्व सीट का कोटा था वो 15 था, और उसके बाद इसको 30 कर दिया गया, एक अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, और अब 45 है थ्रू 14 अमेंडमेंट। इन 2004 तक इसकी सीट जो थी 45 थी, लेकिन औरतें इस रिज़र्व सीट के ऊपर इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाती हैं, जिनके थ्रू एमपीएस के थ्रू जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी कि जो 300 मेंबर्स हैं, यानी कि 300 जो मेल मेंबर हैं वो फिर जो है इन रिजर्व सीट्स के ऊपर जो है औरतों को इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन है कि कौन बंदा जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। अच्छा, पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए सिटीजन ऑफ बांग्लादेश की एज 25 होनी चाहिए, ये आर्टिकल 66 कहता है। और कोई बंदा जो है अगर वो मेंबर बन जाता है वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है अगर उसको कोई अदालत जो है वो अनसाउंड माइंड कह दे, या उसने कोई ऐसा काम किया हो जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, या उसकी ड्यूल सिटीजनशिप हो, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, या वो जो है किसी भी जो है वो किसी भी केस में जो है वो कैदी रह चुका, कैद की सज़ा दी जा चुकी हो। इसी तरह से अगर वो किसी भी कोर्ट के सामने जो है वो कन्विक्टेड हो, यानी कि उसका जो मासी है वो बेदाग होना चाहिए, उस पर किसी किस्म की क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट को वायलेट करने वाला नहीं होना चाहिए, वो कैदी ना रह चुका हो, वो किसी केस में पेश ना हो चुका हो। दिस नॉट लाइक पाकिस्तान के अगर आप के केसेस भी चल रहे हो स्टिल यू कॉल योर सेल्फ एज अ हीरो ऑफ द नेशन, नहीं, वहाँ पे सिर्फ नेशनल असम्बली का मेंबर बनने के लिए ये चीज़ें होना ज़रूरी है कि आप पर किसी भी किस्म का जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, और आप किसी भी किस्म का कोई ऑफिस जो है वो नहीं रखते हो, पब्लिक ऑफिस, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो। अगर आप ये सब करेंगे तो आप जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, अगर डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे एमपीएस की मेंबरशिप से।
Session and quorum of Parliament. Article 72 of 1972 Constitution of Bangladesh state that कि जो इसकी प्रोसीडिंग जो है वो 60 डे विल नॉट इंटरवल बिटवीन टू सेशन, कि दो सेशन के दरमियान 60 दिनों से ज़्यादा वक्फा ना हो. और आफ्टर डिक्लेरेशन द रिजल्ट ऑफ जनरल इलेक्शन द पार्लियामेंट टू बी समन विद इन 30 डे, यानी कि जब इलेक्शन हो जाए, पार्लियामेंट फॉर्म हो जाए, मेजोरिटी पार्टी डिक्लेयर हो जाए जिसने जीती है, तो वो 30 दिनों के अंदर अंदर पार्लियामेंट का सेशन कॉल करे. और अनलेस इट इज़ रिजॉल्व बाय प्रेसिडेंट इस टेन्योर इज सेट फोर्थ ऑफ, अगर और इसका जो टेन्योर है पार्लियामेंट का वो 5 साल है. ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट उससे पहले इसको रिजॉल्व कर दें. इन केस द कंट्रीज एंगेज इन वॉर द पीरियड मे बी एक्सटेंडेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर. फॉर एग्जाम्पल कोई पार्लियामेंट सेशन में है, गवर्नमेंट में है और जंग हो गई है, तो पार्लियामेंट की जो एज है वो 5 साल से 6 साल तक भी की जा सकती है, यानी कि उनको 1 साल का और अरसा भी दिया जा सकता है. और जो तमाम डिसीजंस हैं पार्लियामेंट के आर टू बी टेकन बाय द मेजोरिटी ऑफ द वोट. बड़ा इस कॉमन सी बात है, मेजोरिटी की जो है अथॉरिटी, जो मेजोरिटी वोट करेंगे, जो कास्ट करेंगे, वो जो है उसी चीज़ को जो है नहीं कंसीडर किया जाएगा. बट द पर्सन डिसाइडिंग विल नॉट कास्ट हिज और हर वोट एक्सेट्रा एक्सेप्ट इफ देयर इज एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लॉ इनिशिएट हुआ है, वो मैंने किया है, अगर मैंने वो लॉ इनिशिएट किया है तो मैं वोट कास्ट नहीं कर सकती उस लॉ के हक में, मेरे अलावा हर बंदा वोट कास्ट करेगा. और कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड करता है कि एटलीस्ट 60 मेंबर जो है वो अवेलेबल होंगे पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट का सेशन जो है वो किया जा सकता है. लेकिन इन्होंने चीज़ों को ईजी बनाया है. 300 मेंबर्स में से इनका 60 मेंबर्स का होना ज़रूरी है ताकि पार्लियामेंट का कोरम जो है वो पूरा किया जा सके. प्रिविलेजेस, अगर इम्यूनिटी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट सर्टेन प्रिविलेजेस इम्यूनिटी टू द पार्लियामेंटेरियंस, और ये आर्टिकल 78 के तहत दिया गया है. जैसे कि पार्लियामेंटेरियन कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट, यानी कि उनको किसी कोर्ट में जो है सवाल जवाब नहीं किया जाएगा. MPs आर नॉट लायबल टू एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेटमेंट और वोट इन द पार्लियामेंट और एनी कमेटी. और अगर कोई ऑफिशियल एनी ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट हु हैव बीन गिवन अथॉरिटी फॉर द रेगुलेशन प्रोसीडिंग द कंडक्ट बिजनेस मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, यानी अच्छा सॉरी ये तो जो है मैं आपको बताना भूल गई, जो बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है जनतिया संसद, उसको कहते हैं, यानी कि उसका जो नेम है पार्लियामेंट का वो है जनतिया संसद. यानी कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको किसी भी कोर्ट में जो है क्वेश्चन नहीं किया जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर किसी पार्लियामेंटेरियन को स्पेशल कोई टास्क परफॉर्म किया है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो पार्लियामेंट ही करेगी, कोई वो कोर्ट नहीं कर सकती. कोर्ट के पास ऐसा कोई भी इख्तियारात या ऐसा कोई भी जो है ताकत नहीं है कि वो जनतिया संसद के लोगों से जो है वो के मेंबर से जो है वो क्वेश्चन आंसर कर सकें. अगर हम रोल और फंक्शन की बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो है वो बड़ी की और क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, इन द रनिंग ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. और इसके पास की फंक्शन होता है जैसे कि अकाउंटेबिलिटी का, लॉ मेकिंग का, बजटिंग का, लेजिस्लेचर का. और अगर हम इसको इन डिटेल स्टडी करें तो नंबर 1 जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो रिप्रेजेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी टू इलेक्टोरेट. इलेक्टोरेट का मतलब होता है जो वोट कास्ट करते हैं. आर्टिकल 60 to 65 जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो इन डिटेल ये बताता है कि लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट जो है वो एक तो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है गवर्नमेंट आवाम की, वो लोगों की नुमाइंदा बॉडी है, लोगों की नुमाइंदगी करती है, लोगों की एक्सपरेशन की, लोगों की होप्स की, लोगों की उम्मीदों की जो अक्कासी करती है, उसको रिप्रेजेंटेशन करती है. वो बांग्लादेश की जो है वो पार्लियामेंट है. और वो अकाउंटेबल है डायरेक्टली किसको, अपने अवाम को, इलेक्टोरल को. और उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल
अगर कोई बंदा यानी कि जो मेंबर ऑफ काउंसिल है वो अपना कोई ड्यूटी सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा तो उससे भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। जिस लाइक इन पाकिस्तान के हम कहते हैं कि जितने भी हमारे नुमाइंदे हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट में पार्टी होती है उससे ऑपोजिशन जो है क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 65 to 70 कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल द प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्टोरल सिस्टम and qualification and disqualification to participate in the parliamentary election। ठीक है, और इसे बताते हैं कि कौन सा बंदा पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। इसी तरह एक ऑर्डर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ऑर्डर 1972 जिसको बाद में अमेंड कर दिया गया था, और ये एक पॉलिटिकल ये बताता है कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको पार्लियामेंट ने पूरा करना है ताकि वो अपने आप को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटर कह सके अवाम का। यानी कि इसमें जितनी भी बातें हों, जितनी भी लॉ हो, वो अकॉर्डिंग टू द पीपल एस्पिरेशन हो, उनकी उम्मीदों के अकॉर्डिंगली हो। लेजिस्लेशन एंड लॉ मेकिंग, क्योंकि लेजिस्लेचर पार्लियामेंट का काम है लॉ मेकिंग करना होता है, तो वो लॉ बनाती है, पुराने लॉ को तब्दील भी कर सकती है, कोई न्यू लॉ बना सकती है, किसी लॉ को अप्रूव कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, और किसी लॉ को इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। इसी तरह बजट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं वो भी पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाते हैं। ईयरली जो है वो बजट दिया जाता है, उससे रिलेटेड जितने भी डिस्कशन हैं, जितनी भी बातचीत है, जितनी भी डिबेट है एनुअल जो है बजट को लेकर, टैक्सेशन को लेकर, पब्लिक मनी को लेकर, वो तमाम के तमाम जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाते हैं। अगर आप ये स्लाइड देखें तो इसमें डिफरेंट चैप्टर्स, डिफरेंट आर्टिकल्स जो हैं, बिल्स जो हैं वो बताए गए हैं कि वो कौन कौन से बिल हैं या वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनके तहत जो है पार्लियामेंट को ये इख्तियारात दिए गए हैं। पार्लियामेंट को इतना ज़्यादा एम्पावर किया गया है कि वो लॉ मेकिंग भी कर सकें और बजट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उसको डिस्कस कर सकें, उसके ऊपर जो है वो लॉ मेकिंग कर सकें। देन है स्क्रूटनी एंड ओवरसाइट, यानी कि सवाल जवाब करना, कान चाट करना, क्वेश्चंस करना, डिस्कशन करना या वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस की मोशन स्टार्ट करना, ये तमाम के तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए गए हैं और स्पेशली पार्लियामेंट में अपोजिशन को दिए गए हैं। अपोजिशन के पास ये इख्तियारात होते हैं कि वो ये देख सकें कि जो पार्टी है गवर्नमेंट में वो सही काम कर रही है, उसकी कैबिनेट के उसके जो मिनिस्टर्स हैं काउंसिल के वो सही काम कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी सही तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, जो बजट पास हुआ है कि उसको सही जगह पर लगाया जा रहा है, उस पर जो खर्च है या उस पर जो एक्सपेंडिचर है वो सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं ये पार्लियामेंट में हो रही होती हैं। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन ऑन टाइम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और इसमें क्या है कि जितने भी MPS है यानी कि इंक्लूडिंग मेजॉरिटी पार्टी और इंक्लूडिंग अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर से जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है उनसे सवाल जवाब, उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। सेम लाइक इन पाकिस्तान जो स्पीकर आपकी मेजॉरिटी पार्टी का होता है, डिप्टी स्पीकर भी बाय वोट अपॉइंट किया जाता है। लेकिन जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बन जाए तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि न्यूट्रल होंगे, बाइस नहीं होंगे, अपनी जो ड्यूटी है वो जो है वो रिस्पेक्टफुली और न्यूट्रलिटी के साथ परफॉर्म करेंगे। अगर स्पीकर जो है वो वेकेशन पर है या वो किसी वजह से नहीं आ सका तो उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जगह डिप्टी स्पीकर जो है वो पार्लियामेंट का सेशन जो है वो होल्ड करेंगे।